देखिए, आज के वीडियो में जो हाइगेंस के सिद्धांत से संबंधित हमारे टॉपिक है, उसमें से 2-3 टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं और उन पर अक्सर एक एक नंबर का क्वेश्चन बनने का चांस बन जाता है या कोई छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। तो उन टॉपिकों को आज हमें क्लियर करना है और उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ। और अलग से क्वेश्चन बनने के अलावा इसकी जरूरत हमें आगे के टॉपिकों में भी पड़ती रहती है। तो देखिए, प्रकाशीय पथ क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश आप करिए। जैसे मान लीजिए ये एक कांच की स्लैब है, या फिर कोई दूसरा मीडियम हो सकता है, जैसे पानी है, लेकिन मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और प्रकाश इसमें से होकर के ऐसे करके पार जा रहा है। अगर इसकी थिकनेस को मैं d कहूं और इसका अपवर्तनांक मान लो म्यू है, भाई जब डेंसर मीडियम है तो अपवर्तनांक तो कुछ होगा। इसका अपवर्तनांक अगर म्यू है और प्रकाश इसमें से होकर के जा रहा है अंदर, यहां से गया, इस जगह से एंटर किया और इस जगह पे बाहर निकला, तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई प्रकाश ने कांच के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप कहोगे कि सर d डिस्टेंस ट्रेवल। अब बात आएगी कि प्रकाश की स्पीड क्या रही होगी। वैसे तो अगर आप बाहर अगर एयर है तो वहां स्पीड को आप c कह सकते हो, लेकिन जब मीडियम की बात आती है तो स्पीड बदल जाती है और डेफिनेटली वो स्पीड जो होती है वो एयर के कंपैरिजन में कम हो जाती है, आप जानते हो इस बात को। दूसरी बात, यहीं पर अगर एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछें कि भाई ये कांच जो है इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप बता दोगे कि म्यू का जो मान होगा वो होगा c/v, क्योंकि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ये आप बहुत अच्छी तरह से पहले से जानते हो, ठीक है। लेकिन बात आ रही है ऑप्टिकल पाथ की, प्रकाशीय पथ की, कि ये प्रकाशीय पथ क्या है। मान लीजिए इसने ए पॉइंट से शुरू किया और बी पॉइंट तक ये गया और इसे ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा है वो टी टाइम लगा। तो इस टी टाइम में इसने ये जो डिस्टेंस डी डिस्टेंस जो ट्रेवल की है ये कांच के अंदर की है, लेकिन मैं इतने ही टाइम में ये जानना चाहता हूं कि ये प्रकाश अगर कांच में नहीं चल रहा होता, एयर में चल रहा होता, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता। मतलब क्या है इसका मतलब है इक्विवेलेंट डिस्टेंस, यानी प्रकाश किसी माध्यम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके इक्विवेलेंट एयर में कितनी डिस्टेंस होती है। ध्यान देने की कोशिश करिए, प्रकाश किसी माध्यम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके इक्विवेलेंट एयर में कितनी डिस्टेंस होती है, यानी जितने टाइम में वो इस माध्यम में चला है उतने ही टाइम में वो एयर में कितना चलेगा। एयर कह लो या फिर वैक्यूम भी कह सकते हो। तो ये तो आप जानते हो डेफिनेटली ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि एयर में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है इस माध्यम के कंपैरिजन में। टाइम सेम ले रहे हो आप, तो इतने ही टाइम में जो एयर में चली गई डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं प्रकाशीय पथ। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी प्रकाश के द्वारा किसी माध्यम में चली गई दूरी के सादृश्य इक्विवेलेंट हवा में चली गई दूरी को प्रकाशीय पथ कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात आती है कि भाई उसको वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसकी वैल्यू को निकाला कैसे जाए। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम ये देख के चल रहे हैं कि भाई डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है कांच में t, और टाइम कितना लग रहा है और स्पीड कितनी है v। यानी यहां से अगर आप चाहोगे तो आप ये कह सकते हो टाइम t = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या आपको सिंपल स्पीड का फॉर्मूला याद है तो उसको लगा देना, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम बाई स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फिर यहां से टाइम निकाल देना, तो टाइम निकल करके आ जाएगा आपका t = d/v। अब हमें निकालना क्या है, हम इसी टाइम में उस डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं जो उसने एयर में ट्रेवल की होगी। इसका मतलब t समय में हवा में चली गई दूरी, हवा में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी द्वारा
चली गई दूरी, मान लीजिए वो दूरी L है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और चाल हवा में चाल होती है c, इसका मतलब आप लिखोगे c इंटू टी, और t का मान हम यहां से निकाल सकते हैं, ये हो गया आपका c इंटू डी अपॉन बी। एक काम करो, इस b को इसके नीचे ले लो, c अपॉन बी और इंटू टी, और c अपॉन बी को आप क्या लिख सकते हो, उस माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू, तो ये आ जाएगा आपका म्यू टी, तो L इक्वल टू हो जाएगा म्यू टी। तो सिंपल सा फंडा निकल के आ गया कि वो माध्यम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर देना, उसमें उसके अपवर्तनांक का गुणा कर दोगे, उतनी डिस्टेंस एयर में ट्रेवल करेगा। इसी को कहते हैं प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। प्रकाश किसी माध्यम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके इक्विवेलेंट, उसके सादृश्य हवा में चली गई जो दूरी होती है। अब बात आएगी कि सादृश्य से मतलब, इक्विवेलेंट से मतलब क्या है, यानी जितने टाइम में वो माध्यम में चल रहा था, उतने ही टाइम में हवा में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको कहते हैं प्रकाशीय पथ। और आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, और फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया है, इसे आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब छोटा सा टॉपिक है हमारा, इसके बाद एक और टॉपिक है, और वो टॉपिक है, आप एक माध्यम से, एयर से मान लो किसी माध्यम में जाने की बात कर रही हो, किसकी, प्रकाश की, कि प्रकाश हवा से किसी माध्यम में जाता है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जरूरत आपको आगे पड़ती रहेगी, और कभी कभी इस पर सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बार दोबारा समझिए, हमारा टॉपिक क्या है, हवा से किसी माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये है टॉपिक। मान लो प्रकाश जो है पानी में जा रहा है, ऐसे मान लीजिए आप, तो पानी में जब प्रकाश चला जाएगा तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा पानी में, ये चीज निकालनी है आपको, ठीक है ना। यानी टॉपिक का नाम आप देना चाहें तो आप टॉपिक का नाम सिंपल दे सकते हो, पानी में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब पानी से मतलब ये नहीं है कि केवल पर्टिकुलर पानी के लिए ही कहा जा रहा है, वो कोई और मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है अगला वो है पानी में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और उसको कैसे निकाला जाए, कम हो जाती है या बढ़ जाती है, उस चीज को हमें समझना होगा, ठीक है। तो देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने किसी वेव के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, v = n लैम्डा, ये किसी भी तरंग के लिए होता है, v = n लैम्डा, जहां पर v को आप कहते हो वेग, n को कहते हैं आवृत्ति, और लैम्डा जो होता है वो होता है आपका तरंग दैर्ध्य। ये फॉर्मूला आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन जब भी हमने इसको प्रकाश के लिए यूज किया तो थोड़ा सा फॉर्मेट बदल गया। नॉर्मली इसे प्रकाश के लिए यूज करते हैं, और वो भी एयर में। तो एयर की अगर हम बात करते हैं, हवा में या वायु में, तो v की जगह पे तो c आ जाता है, और प्रकाश की आवृत्ति जो होती है उसे n से प्रदर्शित न करके उसको न्यू से प्रदर्शित कर लेते हैं, तो c = हो जाता है न्यू और लैम्डा। चीजें वही हैं, केवल वहां आवृत्ति को आप n कह रहे थे, यहां पर आवृत्ति को न्यू कह रहे थे, ठीक है। तो प्रकाश के लिए फॉर्मूला वही है, v = n लैम्डा, यहां पर c = न्यू लैम्डा, यहां c प्रकाश का वेग है, न्यू आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो ये चीज तो हवा के अंदर है भाई, और आप कहां जाने की बात कर रहे हो, पानी के अंदर। ये आप पहले से ही जानते हो, जब पानी के अंदर जाओगे तो उसका वेलोसिटी बदल जाएगी। तो पानी के अंदर की बात करते हैं, मान लो प्रकाश अब पानी के अंदर गया तो वेलोसिटी हो गई v, तो v = हो जाएगा न्यू और लैम्डा। इसको लैम्डा a लिख देता हूं मैं, लैम्डा a का मतलब एयर में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और यहां पानी में जाने पर इसको लैम्डा w लिख देता हूं, पानी में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब आप कहोगे कि सर ये यहां न्यू रखा है और यहां भी न्यू रखा है, इसको क्यों नहीं बदला। ये चीज मैं तुम्हें सबसे पहले जब मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया था उसी समय, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां भी आपसे कहा था कि भाई इसको याद रखना, अक्सर इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो अपवर्तन के दौरान नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वो होती थी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति।
इसका मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती। आपसे पूछा जाए क्यों नहीं बदलती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स, यानी जो सोर्स तरंग को पैदा कर रहा है या प्रकाश को पैदा कर रहा है, आवृत्ति उस स्रोत का गुण है, न कि माध्यम का गुण जिसमें होकर के वो चल के जा रहा है। इसलिए आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसलिए हमने दोनों केस में, हवा में भी फ्रीक्वेंसी को न्यू रखा और पानी में भी फ्रीक्वेंसी को न्यू रखा। चलिए दोनों का डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप दोनों का डिवाइड करोगे तो C/V इज इक्वल टू न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा A/λW। लेकिन C/V ये क्या चीज होती है, यानी V जिस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी उसका अपवर्तनांक। अब ये भी पढ़ा है आपने, यस सर, म्यू रखा था C/V को, किसका अपवर्तनांक, जहां V जो स्पीड रही होगी जिस माध्यम में, और यहां ये पानी की है, तो आप इसको लिख सकते हो एक तरह से म्यू, या A/μW भी लिख सकते हो। सिंपल म्यू कह रहे हो तो वो भी पानी का अपवर्तनांक है, और आप चाहें तो इसे A/μW भी लिख सकते हैं, यानी पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। ऐसा भी आप कह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इक्वल टू हो गया आपका लैम्डा A/λW। अगर हम λW निकालेंगे तो λW की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा A/μ या A/μW। तो कुल मिलाकर के तरंग दैर्घ्य क्या हो गई, कम हो गई। कितनी कम हुई है, म्यू का उसमें भाग लग गया है। ठीक है ना। देखिए चीजें बिल्कुल रेशियो में बदल रही हैं। अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल C होती है, पानी में चले जाएंगे तो V हो गई, लेकिन C/V को क्या कहोगे, म्यू। तो यहां से V निकालूं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/μ। तो पानी में जाने पर प्रकाश की चाल भी तो कम हो गई। कितना कम हो गई, म्यू का भाग लग गया, और तरंग दैर्घ्य भी तो कम हो गई। कितनी कम हो गई, म्यू का भाग लग गया। समझ गए ना बात को। तो सिंपल रेशियो में समान तरीके से वो चेंज हो रहे हैं दोनों। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। प्रकाश की चाल पे भी क्वेश्चन कर सकता है, तरंग दैर्घ्य पे क्वेश्चन कर सकता है, ऑप्टिकल पाथ पे क्वेश्चन कर सकता है, और इसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ती रहेगी। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आएंगे व्यक्तिगण में जहां बात ये किया जाया करेगी कि पूरे एपरेटस को उठा करके पानी में रख दिया है तो क्या चीज बदल जाएगी, वहां प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, और वो भी म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और फिर वहां पर आगे बढ़ेंगे। तो दोनों पॉइंट हमारे क्लियर। एक एक नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी तरीके से। अब देखिए इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि एक आता हुआ तरंगाग्र दिखाया जाता है, किस पर, प्रिज्म पे दिखाया जा सकता है, लेंस पे दिखाया जा सकता है, किसी दर्पण पर दिखाया जा सकता है, और फिर कहे कि उससे पार होकर के जाने वाला, या फिर अगर दर्पण है तो रिफ्लेक्ट होकर के लौट के आने वाला। जैसे कि जब हमने परावर्तन को समझा और अपवर्तन को समझा तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, आने वाले तरंगाग्र, और फिर दूसरा परावर्तित तरंगाग्र या फिर अपवर्तित तरंगाग्र। वही चीज हम यहां समझना चाहते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, लेकिन डिफरेंट बॉडी के लिए। मान लो एक बार प्रिज्म के लिए लेना चाहते हैं, एक बार उत्तल लेंस के लिए लेना चाहते हैं, एक बार अवतल दर्पण के लिए लेना चाहते हैं, या फिर और भी कोई चीज दी जा सकती है आपको। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि भाई हमें करना क्या होगा। अगर आप उस चीज को सीखे तो कभी भी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर दोगे, इजीली उसको ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो बस यही है कि हमारा आने वाला तरंगाग्र तो ये है, तो किसी भी मीडियम से टकरा कर लौटने वाला या फिर उसमें से पार निकलने वाला तरंगाग्र कैसा होगा, उस चीज को हमें समझना है। तो सबसे पहले इस क्रम में मैं ले रहा हूं एक उत्तल लेंस। ये हमारा कोई उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस पर एक, चलिए इसका अभी मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर दिखाना चाहें तो कहीं बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया C। अब इस पर एक तरंगाग्र है, ये कोई प्लेन वेव फ्रंट है AB, और ये प्लेन वेव फ्रंट AB इसकी तरफ इंसिडेंट हो रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है। अब ये जब इस पे पहुंचेगा फिर पार निकल करके जाएगा, क्योंकि लेंस है भाई, लेंसों में तो जो प्रकाश होता है पार निकल जाता है। तो जब इसके करीब पहुंच गया, मान लो सबसे पहले इस पे पहुंचेगा, तो सबसे पहले कौन सी जगह पे टकराएगा, इसके पोल पे, इस जगह पे। हमारा जो तरंगाग्र है वो सबसे पहले इस पोल पे टकराएगा। ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, नाम दे दिया आपने AB। यहां छोड़िए इसको, यहां नाम दे दो AB। और अब हम ये निकालना चाहते हैं कि इससे पार जब तरंगाग्र निकलेगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, बस ये चीज देखनी है आप। क्या कहता है हाइगेंस,
हाइगेंस कहता है कि इस तरंगाग्र का हर पॉइंट एक नया स्रोत है, एक नया प्रकाश स्रोत है, और फिर वो क्या करेगा, हर पॉइंट से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और फिर वो माध्यम में आगे बढ़ेंगी। अगर माध्यम सेम है तो सेम स्पीड से बढ़ेंगी, और माध्यम बदल जाता है तो फिर उसके हिसाब से स्पीड से बढ़ेंगी। ठीक है, तो देखिए अब हमें निकालना है इससे पार होकर के जाने वाले तरंगाग्र को। तो सबसे पहले जहां इसने टच किया मैं वहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं और वहां से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यहां से चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेंथ होगी वो जब यहां पर आएगी इस जगह पर, तो बताओ वो किस माध्यम में चलेगी, कांच में, क्योंकि यहां से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका जब यहां पहुंचेगी तो पूरी तरह से वो कांच के अंदर चली। आप भी समझ रहे इस बात को। और मान लीजिए उसने यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया। इसका मतलब अब यह हुआ कि इस वेव फ्रंट के किसी भी बिंदु से जाने वाली द्वितीयक तरंगिका की टी टाइम बाद पोजीशन देखेंगे कि वो टी टाइम बाद कहां पहुंच जाएगी। यही आपने वहां किया था अपवर्तन और परावर्तन में। भले वहां पर हमने ज्यादा पॉइंट नहीं लिए थे, केवल 2 पॉइंट लेते थे, एक उधर किनारे पे एक इधर किनारे पे। उधर वाले किनारे से टी टाइम दिखा देते थे तो इधर वाले किनारे से भी टी टाइम में पता लगा लेते थे कि वो कितना चलेगा। लेकिन यहां हमें बहुत सारे पॉइंटों को देख करके काम करना है। तो हमने माना कि यहां से यहां तक जाने वाली जो द्वितीयक तरंगिका है वो टी टाइम लेती है। अच्छा एक बात बताइए, अब इसके थोड़ा सा नीचे से अगर द्वितीयक तरंगिका जाएगी तो वो किस में चलेगी? आपको साफ दिख रहा है कि वो कुछ हवा में भी चलेगी और कुछ कांच में चलेगी। अब एक बात बताओ, टाइम सेम है, अब हवा में भी चलना है कांच में भी चलना है, लेकिन हम जानते हैं कि हवा में स्पीड ज्यादा हो जाती है प्रकाश की। इसका मतलब सेम टाइम है, तो डेफिनेटली उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, अब यहां से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका होगी वो थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई है। अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो सीधी सी बात है इसकी ठीक नीचे नहीं आएगा, पॉइंट थोड़ा सा आगे आएगा। ये आप समझ गए होंगे कि क्यों आएगा आगे, क्योंकि इससे चलने वाली द्वितीयक तरंगिका इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर आप इसके नीचे और एक और पॉइंट लोगे तो अब उसका शेप उसकी थोड़ी सी पतली होती जा रही है, इसका मतलब वो हवा में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसलिए उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस होगी अब इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। और यहां से जो चलेगी इसके सीट से वो और भी ज्यादा, यानी उसकी और भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ये बात अगर आपकी क्लियर समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और यही समझना है बस आपको। आप जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, जो वेव फ्रंट किसी भी चीज पर आते, यहां तो मैं एक लेंस लेके चल रहा हूं, और भी कुछ हो सकता है, दर्पण हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, तो आपको बस यही समझना है सबसे पहले जहां टकराए पहले तो उसका हिसाब लगा लो और उसके बाद अब धीरे धीरे आगे के पॉइंटों का हिसाब लगाओ। तो आप समझ गए होंगे कि भाई इनसे जो द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी जैसे जैसे नीचे जाएंगे उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती चली जाएंगी। और ऐसे ही ऊपर की तरफ, अब इसके ऊपर वाला होगा वो थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ऊपर वाला और ज्यादा ट्रेवल करेगा, और लास्ट वाला और ज्यादा ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ये द्वितीयक तरंगिकाएं आ गई टी टाइम पर, और इनको टच करता हुआ खींचा गया जो सरफेस होता है वो वहां पर उस तरंगाग्र की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इनको टच करते हुए जो तरंगाग्र हम बनाएंगे वो बन जाएगा आपका द्वितीयक तरंगाग्र, यानी पार होकर के जाने वाला तरंगाग्र, पारगमित तरंगाग्र कह लो, निर्गत तरंगाग्र कह लो, कुछ भी कह लो। तो आने वाला तरंगाग्र कैसा था? समतल। लेकिन जाने वाला तरंगाग्र कैसा है? गोलीय। भाई गोलीय तरंगाग्र का एक पोर्शन है ये। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जा सकता है कि एक उत्तल लेंस पर समतल तरंगाग्र आपतित होता है, तो बताइए उससे पार निकलने वाले तरंगाग्र कैसा होगा? बस आंसर गोलीय देना है। और कभी कभी ये भी कह सकता है कि उसको ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप इस फिगर के हिसाब से उसको ड्रॉ करके दिखा देंगे। तो ये चीजें तुम्हें समझनी है। जैसे मान लीजिए आपने एक अवतल दर्पण ले लिया, ये दर्पण है आपकी बात, ये इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, और अवतल दर्पण पर कोई समतल तरंगाग्र आपतित होता है। तो समतल तरंगाग्र जब इस पर धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ते चलेगा, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले किनारों पर टच करेगा, ऐसे करके पहुंचेगा, तो सबसे पहले कहां पे टच होगा? किनारों पे टच होगा।
अब जहां किनारों पे टच हो गया तो यहां से द्वितीयक तरंगिका वो तो रिफ्लेक्ट होकर लौटना शुरू कर देगी और यहां वाली भी द्वितीयक तरंगिका रिफ्लेक्ट होकर लौटना शुरू कर देगी। लेकिन इससे नीचे वाले पॉइंट से जाने वाली द्वितीयक तरंगिका को अभी थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, तब थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट होकर के लौट के आएगी। लेकिन आप देख रहे हो कि अगर आप इसका नाम ए बी दे रहे हो तो ए बी के हर बिंदु से, भाई हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार उसका हर पॉइंट एक न्यू सोर्स होता है, तो हर बिंदु से जाने वाली जो द्वितीयक तरंगिका होगी वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगी। क्यों करेगी सेम डिस्टेंस ट्रेवल? क्योंकि मीडियम बदला ही नहीं भाई, उसके दर्पणों के अंदर थोड़ी गई, बल्कि लौट करके हवा में तो आ गई। बस अंतर ये है कुछ तरंगिकाएं तो टकराई और वहीं से लौट गई, लेकिन अभी कुछ को आगे जाना है, जब टकरा करके तब लौट करके आना है। आप समझ रहे हो कि नहीं भाई? कुछ तरंगिकाएं तो अब जैसे ये इस पॉइंट पर तो ये अभी टकरा गई और इस पॉइंट पर अभी टकरा गई, तो यहां से तो ये अभी लौट गई, लेकिन इससे चलने वाली द्वितीयक तरंगिका तो अभी आगे जाएगी ना, और आगे जाने के बाद जब टकरा करके लौट के आएगी ना। और आप देख रहे हो इसके नीचे वाली आगे और ज्यादा जाएगी, फिर लौट करके आएगी, इसके नीचे वाली और भी ज्यादा आगे जाएगी, क्योंकि ज्योमेट्री ही इस तरह की है उसकी। लेकिन डिस्टेंस सब सेम ट्रेवल करेंगी, क्योंकि मीडियम वही है और टाइम सेम रहता है। डिस्टेंस सब सेम ट्रेवल करेंगी। अब बात ये आती है कि भाई डिस्टेंस सेम रही और काम भी बन जाए। इसका मतलब मान लीजिए इससे लौट करके जो तरंगिकाएं हैं वो ऐसे करके आती है, टकराने के बाद ऐसे लौट करके आ जाती है और इस पॉइंट पे आ गई और उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इतनी ही डिस्टेंस अब ये वाली ट्रेवल करेगी। लेकिन ये वाली पहले उधर जाएगी तो उसकी कुछ डिस्टेंस तो उधर चली जाएगी और इधर वाली डिस्टेंस थोड़ी सी क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। इसका मतलब अब अगला जो पॉइंट आएगा वो इस तरह से आएगा, ऐसे ही इसका ये लेकिन और भी चली जाएगी तो उसका पॉइंट जो आएगा वो और इस तरह से आएगा, और सबसे वैसा जो पॉइंट होगा वो अगले जो बीच वाला होगा उसका पॉइंट सबसे भीतर की तरफ माना जाएगा। और इसी तरह से अगर आप उसको देखोगे तो जो तरंगाग्र बनेगा वो इस तरह का तरंगाग्र बन जाएगा। यानी जाने वाला तरंगाग्र आपका प्लेन था, लेकिन लौट के आने वाला जो तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, वो गोलीय तरंगाग्र। अगर कभी आप भूल भी उस चीज को, तो एक और तरीका है हमारे पास उसको थोड़ा समझाने का। मान लो भाई आप एक चीज तो अच्छी तरह से जानते हो कि जो रेज होती है वो तरंगाग्र पर हमेशा लंबवत होती है, ये तो बात आप अच्छी तरह जानते हो। अगर मैं पहले वाले में कहूं कि ये तरंगाग्र समतल, तो जो रेज दिखाओगे वो रेज आप ऐसे कहोगे कि साथ ये रेज होगी, यानी तरंगाग्र पर पैरेलल। सही है ना बात? मान लो आप भूल गए तो रेज वाला तो तुम्हारे दिमाग में पहले से भरा हुआ है ना, क्योंकि रेज तो आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो और आप जानते हो कि जब उत्तल लेंस पर समांतर किरणें आती हैं तो वो उसके फोकस पे जाके मिल जाती है। इसका मतलब आप इन जाने वाली किरणों को कहां पर मिला दोगे, यहां कहीं फोकस होगा वहां मिला दोगे। ये फोकस पे मिला दिया आपने। अब फोकस पे ये मिल गई किरणें, अब डेफिनेटली जो पार निकलने वाला जो तरंगाग्र होगा वो इन किरणों पे लंबवत होगा, और ये रेडियस की तरह है। ये कैसे है? रेडियस की तरह। और रेडियस लंबवत हमेशा किस पे होती है? गोले पर, स्फेरिकल सरफेस पर। इसलिए आप इनके लिए जो पृष्ठ खींचोगे फिर तुम्हें वो स्फीयर ही खींचना पड़ेगा, आप उसके लिए प्लेन नहीं खींच सकते। और वैसे मैंने आपको समझाया भी था कि अगर रेज ऐसे करके आ रही है तो उसके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो ये वाला हो जाएगा इस केस में, और रेज ऐसे करके जा रही है तो उसके लिए जो वेव फ्रंट होगा भाई जाने के लिए एक तो ये हो गया, और जाने के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। सही है ना? ऐसे यहां भी आप जानते हो कि समांतर आने वाली किरणें जो होती है इस पे अवतल दर्पण पर, वो हमेशा टकराने के बाद उसके कहां मिल जाती है, फोकस पर मिल जाती है। तो ये फोकस पर मिल गई, इसका मतलब ये तिरछी हो गई है ऐसे करके। अब इस पे जब वेव फ्रंट खींचोगे तो कैसा खींचना पड़ेगा आपको, वही स्फेरिकल वो टाइप का गोली टाइप का ही तो खींचना पड़ेगा, तो स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे मिलती हुई किरणों पे लंबवत पृष्ठ कौन सा हो सकता है, वो गोलीय ही हो सकता है, और कोई प्रश्न उस पर लंबवत नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें आपको ये समझनी है। एक प्रिज्म वाला और समझ लीजिए, एक प्रिज्म वाला और लेकर के इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। हालांकि देखिए क्वेश्चन किसी का भी पूछा जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट आपका यही रहना चाहिए, एक तो रेज से समझ सको तो रेज से समझ लो, अदरवाइज प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हो उसके हर पॉइंट से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका को समझने की कोशिश करो, और सबसे पहले जो टच कर जाए पहले उसका हिसाब लगा लो।
और उसके कंपैरिजन में देखो फिर और द्वितीयक तरंगिका ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी या कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, और फिर उसके पाथ को टच करते हुए एक सरफेस पर खींच लीजिए। मान लीजिए आपने एक प्रिज्म ले लिया, ये आपका एक प्रिज्म हो गया, और इस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है निकल करके, मान लीजिए ऐसे करके कोई प्लेन वेव फ्रंट इस पे आप दे दो। ये तो रेज दिखा रहा हूं मैं, ये इस पे ये रेज है भाई, रेज हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है वेव फ्रंट पर, तो ये वेव फ्रंट है तो ये एंगल और ये एंगल आपकी 90 डिग्री की होनी चाहिए। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आया, तिरछा आ रहा है इस प्रिज्म के ऊपर, तो सबसे पहले उसने प्रिज्म को कहां टच किया, उसने सबसे पहले प्रिज्म को इस पॉइंट पे टच कर दिया। अब ऊपर वाले पॉइंट रह गए, वो टच नहीं कर पाया। तो अब इससे चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका होगी वो तो पूरी तरह से किसके अंदर चलेगी, कांच के अंदर चलेगी। मान लो उसे यहां से और यहां तक आने में टी टाइम लगता है, तो टी टाइम में ही अब इसके ऊपर से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि वो इधर एयर चलेगी और फिर उधर भी तो एयर चलेगी। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा का आप हिसाब लगाओगे तो थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाना पड़ेगा आपको ऐसे करके, और उससे ऊपर वाले से चलेगी वो क्या करेगी, थोड़ी सी और ज्यादा, तो और ज्यादा बना दो, उसके ऊपर वाले से थोड़ी सी, और लास्ट वाला ये जो जहां वो क्या आएगा वो सबसे ज्यादा। इसका तो इसको टच करते हुए एक प्रश्न बनाओगे तो वो आपका हो जाएगा क्या, निकलने वाला, उसके पार होकर के जाने वाला तरंगाग्र, जो कि खुद कैसा दिख रहा है वो आपको समतल तरंगाग्र, ठीक है ना। अगर इस पे वेव्स दिखाना चाहते हो तो इस पे भी 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए दिखा देना ऐसे करके, ये और थोड़ा सा नीचे दिखा देना जो 90 डिग्री का एंगल बने ऐसे करके, और एक यहां से, ठीक है ना। तो आपको इस चीज को समझने की कोशिश करनी होगी कि हमारा आने वाला तरंगाग्र ये है, तो जाने वाले तरंगाग्र को ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले बात 2 ही पॉइंटों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि तरंगाग्र का कौन सा पॉइंट उस मीडियम से टच होता है, पहले उसका हिसाब लगा लो, फिर बाकी जो भी पॉइंट बचे उनका हिसाब लगाओ, और फिर उनकी जो पोजीशन जहां हो उसको टच करते हुए ड्रॉ कर दीजिए आप सरफेस, वही सरफेस आपका निर्गत तरंगाग्र हो जाएगा। तो प्रिज्म पर आने वाला तरंगाग्र भी आपका समतल था और जाने वाला तरंगाग्र भी आपका समतल है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये जो हाइगेंस वाला जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट था। फिर हम आगे बात करेंगे व्यतिकरण।